नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका लोअर पीसीएस मॉक टेस्ट नंबर 4। इससे पहले आपको 3 मॉक टेस्ट कराए गए हैं जिनको आप सभी ने काफी पसंद किया, उन प्रश्नों के स्तर को और मॉक टेस्ट की क्वालिटी को। उसी क्वालिटी का और उससे बेहतर मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अभी हाल में जितने भी पेपर हो रहे हैं उनमें काफी सारा कंटेंट, जो प्रश्न का कंटेंट है वो हमारे जो वीडियोस हैं, हमारी पीडीएफ्स हैं, उनसे आ रहा है। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका फायदा होगा। और रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो निरंतर आपको हम आपके संबंधित चैनल पर जो पेड ग्रुप बने हुए हैं वहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए, हमारे साथ जुड़िए और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लोअर पीसीएस में आपको हम मॉक टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं, वन लाइनर्स की पीडीएफ, क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स, और इसके अलावा आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होगा और एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो अभी हम लोअर पीसीएस मॉक नंबर 4 करने वाले हैं और इतिहास का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, जो अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के 40वें भारतीय स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन के लिए जाना जाता है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो मुख्य रूप से अपने नगरीय नियोजन के लिए जानी जाती थी। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ संबंधित अधिकारी दिया गया है, कर का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित विभाग दिया गया है और अर्थ दिया गया है। तो इसका जो मिलान है आपका वो कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। सीता अध्यक्ष जो होता है वो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है और विविता अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता है। लक्षणाध्यक्ष जो है वो टकसाल का अध्यक्ष होता है और बलि क्या है, एक धार्मिक कर है। मौर्य प्रशासन की विस्तृत जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसमें 18 तीर्थों यानी कि उच्च अधिकारियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, बेबल योजना है और कैबिनेट मिशन है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, फिर आती है आपकी बेबल योजना और सबसे बाद में आती है कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बेबल योजना जून 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान वायसराय लॉर्ड बेबल द्वारा प्रस्तुत की गई। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्या यह सही है? आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। क्या यह सही है? तीसरा है सुभाष चंद्र बोस को 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ये तीनों कथन आपके सही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की एक विशेष रेजिमेंट झांसी की रानी रेजिमेंट थी, जिसकी कमांडर कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा गुजरात और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन के निर्विरोध और निर्वाचित अध्यक्ष रहे।
त्रिपुरी में उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और जो त्रिपुरी सम्मेलन था 1939 का, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष के पद से। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, शिल्पाधिकारम सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण ग्रंथ है, मणिमेखले शीतलय सतनार द्वारा रचित है, और तिरुक्कुरल तमिल भूमि की बाइबिल है। शिल्पाधिकारम नुपुर की कहानी की रचना इलांगो अडिगल ने की थी, ना कि तिरुवल्लपुरट। यह संगम साहित्य का एक प्रमुख महाकाव्य है। तोल्काप्पियर द्वारा रचित यह संगम काल का सबसे प्राचीन उपलब्ध तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। कौन? तोल्काप्पियम। मणिमेखलय, इसकी रचना एक बौद्ध व्यापारी शीतलय सतनार ने की थी, जो शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी मानी जाती है। तिरुक्कुरल को तिरुवल्लुवर द्वारा रचित इस ग्रंथ को तमिल साहित्य की बाइबिल या पंचम वेद कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान की। प्रश्न है आपका कि भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, एक सही है, वो कौन सा है आपसे पूछा गया, या दोनों सही है, कौन से हैं आपसे पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। क्या ये सही है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटकर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। 1935 के अधिनियम के तहत ही एक अखिल भारतीय संघ और संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों और उनकी मुख्य सिफारिशों को सुमेलित करें। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एमएल सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का बात की, जो 1957 में आई। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात करी, और एमएल सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात करी। यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 2 और सी का 1। अशोक मेहता समिति जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित इस समिति ने द्विस्तरीय मंडल पंचायत और जिला परिषद प्रणाली की वकालत की थी, जो कि लागू नहीं की गई। बलवंत राय मेहता समिति ने इन्होंने विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज की सिफारिश की थी। एल एम सिंघवी समिति राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित इस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। उपयुक्त में से कौन से प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। सहकारी समितियों को जो बढ़ावा देना है वो 2011 में जोड़ा गया, और यह 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बाकी दो आपके सही हैं। अनुच्छेद 39 ए और 48 ए, ये दोनों प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 में जोड़े गए थे। 42वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39F और 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस बात में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचे को नुकसान न पहुंचे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें 13 जजों की एक अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था।
इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है। बेरूबारीवाद 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बाद में यह निर्णय पलट दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल अनुच्छेद 243 आई के तहत हर 5 वर्ष में करता है। तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 324 स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अब बात करेंगे भाग 3 की, भारत एवं विश्व के भूगोल की। भारत के प्रमुख दर्रों और उनके राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का सही मिलान करें। जोजिला दर्रा, सिपिकला दर्रा, नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। यहां पर आपका जोजिला दर्रा जो है यह आपका लद्दाख में स्थित है। सिपिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जो जोजिला दर्रा है वो लद्दाख कारगिल जिले में स्थित है और यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सिपिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और यह भारत और चीन के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है। लिपुलेख दर्रे की बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नगरीकरण और स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य देश के 100 शहरों का बुनियादी ढांचा, स्वच्छ पर्यावरण और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना है। रूर्बन मिशन 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं विकसित करना ताकि गांवों से शहरों की ओर पलायन रुके। इसे स्मार्ट विलेज का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में असत्य है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है। सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है। भारत की लगभग सभी मिट्टियों की तरह काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है। इसमें पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा में बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत उच्च होती है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व भूगोल के अंतर्गत महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, अगलुहास जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी लेब्राडोर जलधारा यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगुलहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे बहती है। पेरू हम्बोल्ट की बात करें तो यह प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की ठंडी जलधारा है जो अल नीनो घटना से प्रभावित होती है। कैलिफोर्निया उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की स्थानीय पवनों और उनके क्षेत्रों को सुमेलित करिए। चिनूक, फोन, सिरोको और मिस्ट्रल। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, चिनुकू जो है वो आपकी राकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, फोन है ये आपका आल्पस पर्वत यूरोप और सिरोक सहारा मरुस्थल अफ्रीका और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस भूमध्य सागरीय तट पर।
चिनूक उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर बहने वाली गर्म और शुष्क पवन, जिसे स्नो ईटर हिमभक्षी भी कहा जाता है। फोन आल्पस पर्वत मुख्यतः स्विट्जरलैंड की घाटियों में बहने वाली गर्म और शुष्क पवन है। सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है, जो इटली में रक्त वर्षा का कारण बनती है। और मिस्ट्रल जो है फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली ठंडी और तीव्र पवन है। अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास की। पहला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रमुख वित्तीय और विनियामक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बिंदु की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? और ये आपके तीनों कथन सही हैं। सेबी की स्थापना मूलतः 1988 में एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा मिला। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में सही मिलान करें। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। एसडीजी 4 जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। एसडीजी 5 लैंगिक समानता से संबंधित है। एसडीजी 6 जो है आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। और एसडीजी 13 आपका जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार के बजट अवयवों और वित्तीय प्रणाली के संबंध में राजकोषीय घाटे का सबसे सटीक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सरकार का कुल व्यय और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर। राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार या अन्य स्रोतों से कुल कितनी उधारी की आवश्यकता है। सूत्र होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार और अन्य देयताओं को छोड़कर। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे में से जब पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो वो प्राथमिक घाटा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किए गए भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कारपोरेट बड़ी कंपनियों को कृषि भूमि खरीदने के लिए बिना शर्त प्रोत्साहित करना। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना था। कारपोरेट खेती को बिना शर्त प्रोत्साहित करना भूमि सुधारों का हिस्सा नहीं था। भूमि सुधारों के 4 प्रमुख स्तंभ थे: जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, लैंड सीलिंग लागू कर अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में बांटना और चकबंदी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए थी। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन से कथन सही हैं। यह मुख्य रूप से 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। यह योजना रेलवे, सड़क, बंदरगाह और विमानपत्तन सहित 16 विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाती है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एक समग्र मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को घटाना और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना। साइलो में काम करने की परंपरा को खत्म करने के लिए यह रेलवे, सड़क परिवहन, शिपिंग और विमानन सहित 16 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों को एकीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। अगला जो प्रश्न है वो आपका समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स 2026 पर आधारित होगा। प्रश्न है आपका कि जून 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सम्मेलन का आयोजन एवियन लैस बैंस फ्रांस में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागीदार देश के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया।
भारत G7 का एक स्थायी सदस्य देश है। तो यहां पर जो गलत है वो आपका तीसरा है। 1 और 2 कथन सही है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 को फ्रांसीसी अध्यक्षता के तहत एवियन लेस बैंस फ्रांस में आयोजित किया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने इसमें भागीदार देश के रूप में हिस्सा लिया। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है। G7 में अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। भारत को अतिथि भागीदार के रूप में बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सही उत्तर है आपका 13वीं। QS वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स स्किल इंडेक्स 2027 की ताजा रैंकिंग में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया के 89 देशों में 13वां स्थान हासिल किया है। 89.4 अंकों के साथ भारत दक्षिण एशिया का सबसे ऊंची रैंक वाला देश बना तथा लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में भारत पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत आर्थिक विकास, तेजी से बढ़ती डिजिटल वर्कफोर्स और उच्च शिक्षा के विस्तार ने भारत को AI आधारित भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर स्थिति में पहुंचाया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में संपन्न इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 बेंगलुरु लेग में मुरली श्रीशंकर ने किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर है आपका लंबी कूद। भारत के स्टार एथलीट मुरली श्रीशंकर ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ लंबी कूद का खिताब जीता। मुरली श्रीशंकर भारत के प्रमुख लॉन्ग जंपर हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मेघालय। भारतीय सेना ने मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में प्रगति 2026 अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देशों, भारत और 12 मित्र देशों की सेनाओं ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य अर्ध पर्वतीय और जंगली इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के में अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है आपका कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका बी, 116वां। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 116वीं दर्ज की गई है। 2025 में यह 118वीं थी, जिससे स्थिति में हल्का सुधार दिखा है। इस सूचकांक में फिनलैंड लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यह रैंकिंग GDP, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर आधारित होती है। अगला जो सेक्शन है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है और पहला प्रश्न है आपका इस सेक्शन का और आज का 26वां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में PSLV और LBM-3 के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। PSLV मुख्य रूप से पृथ्वी की निचली कक्षाओं में यानी कि लियो में उपग्रह स्थापित करता है, जबकि LBM-3 भारी उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में ले जाने में सक्षम है। PSLV यह इसरो का वर्कहॉर्स है। यह 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। ठोस और तरल चरणों का एकांतर क्रम। यह मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में भेजता है। LBM-3 पूर्व में GSLV Mk3 यह इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। यह 3 चरण वाला रॉकेट है जिसमें अंतिम चरण शक्तिशाली स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन होता है। चंद्रयान 3 को LBM-3 M4 द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अग्नि 5 मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। यह 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 एक सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको ICBM कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक है, जो चीन के सुदूर उत्तरी शहरों सहित पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों को कवर कर सकती है। हाल ही में अग्नि 5 को MIRB यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल
री एंट्री व्हीकल यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ मिशन दिव्यास्त्र के तहत सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिससे यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास किस सटीक तिथि और भारतीय मानक समय IST पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसे अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को ठीक शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस अभूतपूर्व सफलता के कारण ही भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कार्बन नैनो ट्यूब के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका वजन स्टील की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तन्य शक्ति स्टील से कई गुना अधिक होती है। यह विद्युत और उष्मा के खराब सुचालक होते हैं। तो सही है आपका केवल एक। कार्बन नैनोट्यूब्स बेलनाकार संरचनाएं हैं। ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती हैं, स्टील से लगभग 100 गुना अधिक मजबूत, और इनका वजन बहुत हल्का होता है। CNT विद्युत और उष्मा के उत्कृष्ट सुचालक होते हैं। इसी कारण इनका उपयोग उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और मेडिकल सेंसर में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान करें। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक। तो डी का 1 हो जाएगा। कॉपीराइट साहित्य, कलात्मक या संगीत रचनाएं हैं, तो बी का 3 हो जाएगा। डी का 1 और बी का 3 दो में है। पेटेंट क्या है? ब्रांड का नाम या कंपनी का लोगो, ये आपका ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। और नया आविष्कार या तकनीकी प्रक्रिया क्या है? पेटेंट। तो ए का 2 हो जाएगा और यहां पर आपका ऑप्शन सही है बी। पेटेंट यह किसी नए आविष्कार के लिए दिया जाता है जो आविष्कारक को 20 साल के लिए एकाधिकार देता है, यानी कि कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता है, उसकी प्रतिलिपि नहीं बना सकता है। कॉपीराइट क्या है? लेखकों, गायकों, सॉफ्टवेयर कोडर्स की मूल रचनात्मक अभिव्यक्ति, पुस्तकों, संगीत, फिल्मों की रक्षा करता है। ट्रेडमार्क क्या है? यह एक शब्द है, प्रतीक या लोगो है जो एक कंपनी की वस्तुओं, सेवाओं और को दूसरों से अलग करता है। GI टैग की बात करें तो यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों जैसे दार्जिलिंग चाय पर दिया जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के द्वितीय चरण का मुख्य आधार क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो प्लूटोनियम 239 का उपयोग करता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा कल्पित भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों वाला है। दाबित भारी जल रिएक्टर, जो प्राकृतिक यूरेनियम U-238 का उपयोग करता है और उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम उत्पन्न करता है। चरण 2 की बात करें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यह पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम 239 का उपयोग ईंधन के रूप में करता है। इसे ब्रीडर कहा जाता है क्योंकि यह जितनी ऊर्जा की खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। कलपक्कम का PFBR इसका उदाहरण है। भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग। तो ये 3 चरण प्राप्त कर लिए गए हैं अभी हाल ही में 2026 में। अगला प्रश्न है आपका कि टीकाकरण और प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। निष्क्रिय टीके में बीमारी पैदा करने वाले वायरस के मृत या नष्ट किए गए संस्करण का उपयोग किया जाता है। mRNA टीके शरीर के कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जैसे पोलियो का IPV या कोवैक्सीन में उस रोगजनक का उपयोग किया जाता है जिसे गर्मी, रसायन या विकिरण द्वारा पूरी तरह से मार दिया गया हो, जिससे वे बीमारी नहीं फैला सकते लेकिन शरीर उन्हें
पहचान कर एंटीबॉडी बना लेता है। mRNA वैक्सीन जैसे फाइजर या मॉडर्ना का कोविड-19 टीका एक अत्याधुनिक तकनीकी है। यह शरीर में कोई वायरस नहीं डालती, बल्कि हमारी कोशिकाओं को एक विशिष्ट वायरल प्रोटीन जैसे स्पाइक प्रोटीन बनाने का आनुवांशिक निर्देश देती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियों के संदर्भ में रमन प्रभाव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसके प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में होने वाले परिवर्तन से। भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इस खोज के अनुसार जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो प्रकीर्णित प्रकाश का कुछ हिस्सा मूल प्रकाश की तुलना में अलग तरंगदैर्घ्य और रंग का होता है। इसी महान खोज के उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो चंद्रशेखर सीमा के बारे में बात कर रहा है और ऑप्शन बी जेसी बोस से संबंधित है, तारों के विकास और उनके द्रव्यमान की सीमा से, यानी कि चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है आपका कि दैनिक जीवन में अनुप्रयोग प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। प्रेशर कुकर एक बंद बर्तन होता है जिसमें वाष्प बाहर नहीं निकल पाती, जिससे अंदर का दबाव बढ़ जाता है। भौतिक विज्ञान के नियमानुसार दबाव बढ़ने से तरल का क्वथनांक उबलने का तापमान बढ़ जाता है और यह लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इस उच्च तापमान के कारण खाना तेजी से पकता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने के कारण दबाव कम होता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है और खाना देर से पकता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत सुपरबग शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ऐसे जीवाणु जो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं। सुपरबग एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस के परिणाम है। जब एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक या गलत उपयोग किया जाता है तो बैक्टीरिया उत्परिवर्तित हो जाते हैं और उन दवाओं के प्रभाव से बचने के तरीके विकसित कर लेते हैं। एनडीएम 1 न्यू दिल्ली मेटालोबीटा लैक्टामास 1 ऐसे ही एक सुपरबग एंजाइम का उदाहरण है जो बैक्टीरिया को कई शक्तिशाली एंटीबायोटिक के खिलाफ ढाल देता है। अगला जो सेक्शन है वो है पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन का, और यहां से जुड़े हुए प्रश्न अभी हम देखने वाले हैं। प्रश्न है आपका कि वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बीज बैंक और चिड़ियाघर। इन सीटू यानी कि स्वस्थानीय, जब जीवों को और वनस्पतियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन। एक्स-सीटू बाह्य स्थानीय, जब संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक कृत्रिम सुरक्षित स्थान पर संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला प्रश्न है आपका कि जैव आवर्धन की घटना पर्यावरण में मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों की सांद्रता में वृद्धि से। जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन, जब डीडीटी, पारा या भारी धातु जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो वे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जैसे जल, प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली से पक्षी, मनुष्य में जाते समय उनके शरीर में जमा होते जाते हैं और उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। प्लवक को छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया और बड़ी मछली को पक्षी, मनुष्य ने खाया, तो क्या हुआ? उनकी सांद्रता बढ़ती गई। शीर्ष मांसाहारियों में इन रसायनों की मात्रा सबसे अधिक होती है। डाइक्लोफिनेक दवा के कारण गिद्धों की मृत्यु इसी का एक उदाहरण है। विकल्प डी का संबंध सुपोषण से है। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख सम्मेलनों प्रोटोकॉल का सही मिलान करें।
तो यहाँ पर एक तरफ प्रोटोकॉल सम्मेलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित विषय दिए गए हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पर पार संचलन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। यह UNFCCC से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों CFCs आदि के उत्पादन को रोकने के लिए सबसे सफल वैश्विक समझौता है। रामसर सम्मेलन 1971 ईरान में हस्ताक्षरित यह संधि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए है। बेसल कन्वेंशन 1989 खतरनाक कचरे को विकसित देशों से विकासशील देशों में डंप करने से रोकने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की महत्वपूर्ण धाराओं को उनके संबंधित प्रावधानों से सुमेलित करें। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, धारा 3 इसके तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर NDMA का गठन किया जाता है। धारा 14 इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर SDMA का गठन किया जाता है। धारा 25 ये जिला स्तर पर DM कलेक्टर की अध्यक्षता में DDMA के गठन का प्रावधान करती है और धारा 44 आपदाओं के समय त्वरित और विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के लिए NDRF के गठन का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध और दंड से संबंधित धाराओं का सही मिलान करें। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के अध्याय X में अपराधों और दंडों धारा 51 से 60 का विस्तृत वर्णन है। धारा 51 यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी के कार्य में बाधा डालता है या निर्देशों को मानने से इनकार करता है तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। धारा 52 राहत या सहायता प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करने पर दंड है। धारा 53 राहत सामग्री, पैसे या सामान का दुरुपयोग या हेरा फेरी करने पर दंड है। धारा 54 पैनिक घबराहट पैदा करने वाली झूठी चेतावनी या अफवाह फैलाने पर 1 साल तक की कैद का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा न्यूनीकरण के लिए विश्व स्तर पर अपनाए गए सेंडाई फ्रेमवर्क की समयावधि क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2015 से 2030। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को 2015 में जापान के सेंडाई शहर में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। यह एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है जो 2015 से 2030 तक की अवधि के लिए लागू है। इसने 2005 से 2015 तक लागू ह्योगो फ्रेमवर्क का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा चरण यह निर्धारित करता है कि किसी प्रस्तावित परियोजना के लिए EIA अध्ययन की आवश्यकता है या नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, स्क्रीनिंग। EIA किसी विकास परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। स्क्रीनिंग की बात करें तो यह EIA का पहला चरण है। इसमें तय किया जाता है कि परियोजना के पैमाने और स्थान के आधार पर पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है या नहीं। स्कोपिंग की बात करें तो यदि EIA की आवश्यकता हो तो स्कोपिंग चरण में उन प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों और प्रभावों को चिन्हित किया जाता है जिनका विस्तृत अध्ययन किया जाना है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। तो सही उत्तर है आपका सी, कवक। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक इसमें सभी जीवित जीव शामिल हैं जैसे उत्पादक पौधे, उपभोक्ता जानवर और अपघटक कवक और जीवाणु। अजैविक घटकों की अगर बात करें तो इसमें निर्जीव भौतिक और रासायनिक कारक शामिल हैं जैसे प्रकाश, तापमान, हवा, मिट्टी, पानी, आर्द्रता और खनिज। अतः कवक एक जैविक घटक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। तो सही उत्तर है आपका सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा तब होती है जब उद्योगों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx वायुमंडल में नमी जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। SO2 पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, H2SO4 और NOx नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाता है जो बारिश के पानी के साथ धरती पर गिरते हैं।
ये ताजमहल के पीलेपन, संगमरमर कैंसर और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश का एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के रूप में आपदाओं के प्रकारों को सुमोलित करें। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भूभौतिकीय, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के कारण जैसे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट। जल मौसम वैज्ञानिक, वायुमंडलीय, जल विज्ञान संबंधी या महासागरीय कारकों से उत्पन्न जैसे बाढ़, सूखा, लू और चक्रवात। जैविक की बात करें तो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों का प्रकोप जैसे महामारी, टिड्डी दल या का हमला। तकनीकी या मानव निर्मित, भोपाल गैस त्रासदी जैसा औद्योगिक रिसाव, परमाणु दुर्घटनाएं आदि। अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन की जिसका नाम है सामान्य हिंदी। शासकीय पत्र व्यवहार के अंतर्गत परिपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है तो यहां पर सी आपका असत्य है। इसमें व्यक्तिगत और अनौपचारिक भाषा जैसे प्रिय महोदय का खुलकर प्रयोग किया जाता है जो कि गलत है। परिपत्र है सदैव वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारियों या अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। जब एक ही सूचना या आदेश अनेक विभागों या अधिकारियों को एक साथ भेजना हो तब परिपत्र का उपयोग होता है। परिपत्र में प्रेषक का नाम व पदनाम नीचे लिखा होता है और पृष्ठांकन किया जा सकता है। परिपत्र एक पूर्णतः औपचारिक यानी कि फॉर्मल और शासकीय पत्र है। इसमें व्यक्तिगत या अनौपचारिक भाषा का प्रयोग वर्जित है। परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है जब कोई सूचना, नीति या आदेश एक साथ कई अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों को भेजना होता है, अर्थात गस्ती पत्र के रूप में, तब इसे परिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनियों के वर्गीकरण का सही मिलान करें। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का कौन सा है? ऊष्म व्यंजन आपका 2 है, ए से 2 मिला दीजिए, और अंत्यस्थ व्यंजन आपका 1 है, बी से 1 मिला दीजिए। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो यहां पर आपका सही है बी ऑप्शन। तीनों शाह और हा इनके उच्चारण में मुख से उष्मा निकलती है इसलिए ये ऊष्मीय व्यंजन है। यार अलावा ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित माने जाते हैं इसलिए अंतस्थ व्यंजन है। अल्प प्राण उच्चारण में कम हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर जैसे का, गा, इंग्या और यार अलावा ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण की बात करें तो उच्चारण में अधिक हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर खा और घा और ऊष्मीय व्यंजन ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शब्द रचना के अंतर्गत संधि विच्छेद का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो एक विकल्प इसमें से अशुद्ध है, यह आपसे पूछा गया है, वो कौन सा है? सही उत्तर है आपका बी, महोर्मी का महाधन उर्मी अयादि संधि अशुद्ध है क्योंकि यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं। सुआगत में स्वागत है, यहां उ का वा बन जाता है। यह यण संधि का सटीक उदाहरण है। दिग्गज, दिग दिक धन गज व्यंजन संधि के नियम के अनुसार का वर्ग का तीसरा वर्ण गा हो जाता है। मनोरथ, मनोरथ यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि समास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लंबोदर बहुब्रीहि समास, नील गगन कर्मधारय समास, यथाशक्ति तत्पुरुष समास, माता पिता द्वंद्व समास। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, तीसरा, यथाशक्ति तत्पुरुष समास नहीं है, यह अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तीसरे की अर्थ की प्रधानता है, इस कारण यह बहुब्रीहि है। नील गगन, नीला है जो गगन, विशेषण विशेष का संबंध होने के कारण और तीसरा अर्थ न निकलने के कारण कर्मधारय है। माता और पिता, माता पिता दोनों पद प्रधान है, योजक चिन्ह है, अतः द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है आपका कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, कपाट कपड़ा। कपाट का जो तद्भव है वो किवाड़ होता है। कपड़ा का तत्सम रूप करपट होता है। यही कारण है कि युग्म सी गलत है। जो आपका अन्य युग्म है, अग्नि का एक तत्सम है, आग तद्भव है। घृत तत्सम है, घी तद्भव है। पर्यंक तत्सम है और पलंग तद्भव है। अगला प्रश्न है आपका कि समुश्रित भिन्नार्थक शब्द युग्म अली और अली का सही अर्थ क्या है?
तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, भौरा और सखी। अली ह्रस्व ई की मात्रा, इसका अर्थ भौरा या भ्रमर होता है, और अली दीर्घ ई की मात्रा वाला, इसका अर्थ है सखी या सहेली। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, कृपया करके मेरी बात सुने, एक फूलों की माला लाइए। तो ये आपके अशुद्ध है। गाने की कसरत नहीं होती बल्कि गाने का रियाज या अभ्यास होता है। तो सही वाक्य होगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। कृपया और करके दोनों एक का प्रयोग एक साथ करना दोषपूर्ण है। तो कृपया मेरी बात सुने अशुद्ध, पदक्रम की त्रुटि है। एक फूल की माला नहीं होती बल्कि फूलों की एक माला होती है। अगला प्रश्न है आपका कि मुहावरे अरण्य रोदन का सटीक अर्थ क्या है। तो अरण्य रोदन का मतलब है कि व्यर्थ का विलाप या ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान ना दे। जंगल में रोने का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं होता है। भावार्थ ये मुहावरा तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी व्यथा या बात ऐसे व्यक्ति के सामने रखता है जो उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है या संवेदना नहीं दिखाता है, अतः यह एक व्यर्थ का विलाप है। अगला प्रश्न है आपका कि वाक्य रचना के आधार पर राम पढ़ रहा था परंतु श्याम खेल रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और वे समानाधिकरण योजक अवयव हों, जैसे और, तथा, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन या अथवा से जुड़े हों, यह वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। दिए गए वाक्य में राम पढ़ रहा था और श्याम खेल रहा था दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं जो परंतु योजक चिन्ह से जुड़े हैं। मिश्र वाक्य की बात करें तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जैसे जो, कि, क्योंकि, यदि, तो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का सही उदाहरण पहचानें। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, किसानों द्वारा खेत जोते गए। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है और वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसमें अक्सर द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। किसानों द्वारा खेत जोते गए। ए और डी कर्तृवाच्य हैं। राम ने रावण को मारा और सीता गाना गा रही, तो ये क्या है, ये कर्तृवाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। क्रिया के भाव की प्रधानता अक्सर नकारात्मक और आक्रामक क्रिया का प्रयोग होता है। अब हम बढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर के इतिहास और आविष्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को क्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, इन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी और जर्मन एनिग्मा कोड तोड़ा था। मशीनों की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट भी उन्हीं के नाम पर है। चार्ल्स बेबेज, उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया था। डगलस एंगलवोर्ट, इन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट के इतिहास और विकास के संदर्भ में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में जिनेवा में किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली द्वारा। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। उन्होंने पहला वेब ब्राउजर और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बनाया। विंड सर्फ और बॉब कॉन, इन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल के विकसित किया था। रे टॉमलिंसन की बात करें तो इन्होंने पहला नेटवर्क ईमेल भेजा था और @ प्रतीक चिन्ह की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पाइथन एक हाई लेवल इंटरग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जो सीधे मशीन कोड में संकलित होती है। यहां पर सही उत्तर है आपका सी, ए, दोनों कथन आपके सही हैं। पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है जो निष्पादन के लिए इंटरप्रेटर का उपयोग करती है, अर्थात यह कोड को लाइन दर लाइन पढ़ती है और चलाती है। यह बिग डेटा और AI में बहुत लोकप्रिय है। C++ एक कंपाइल्ड भाषा है जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में बदल देती है, जिससे यह इंटरप्रेटेड भाषाओं की तुलना में अधिक तेज निष्पादन करती है।
अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट में उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल का उनके मुख्य कार्य और पोर्ट नंबर या पोर्ट नंबर से सही मिलान करें। तो यहां पर कार्य लिखा है, पोर्ट नंबर नहीं लिखा है। एसएमटीपी की बात करें, एफटीपी की बात करें तो ये आपका फाइल स्थानांतरण के लिए है। एचटीटीपी क्या है? ये आपका वेब पेज एक्सेस करने के लिए है। पीओपी 3 ईमेल से जुड़ा हुआ है, एसएमटीपी ईमेल से जुड़ा हुआ है। पीओपी 3 जो है आपका ईमेल प्राप्त करने के लिए और एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल को सेंड या पुश करने के लिए किया जाता है। डिफॉल्ट पोर्ट इसका 25 होता है। एफटीपी की बात करें तो यह सर्वर और क्लाइंट के बीच फाइलों के स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। पोर्ट 20 और 21 पर कार्य करता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजों और डेटा को एक्सेस करने का मुख्य प्रोटोकॉल है और पोर्ट 80 पर प्रयोग किया जाता है। अब इसके स्थान पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यानी कि एचटीटीपीएस का प्रयोग होता है। पीओपी 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये ईमेल क्लाइंट द्वारा सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। पोर्ट नंबर 110 है इसका। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में उपयोग होने वाली शॉर्टकट कुंजियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है। Ctrl+9 चयनित कॉलम को छिपाना। तो Ctrl+9 का उपयोग चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए किया जाता है, कॉलम को नहीं। Ctrl+Shift+L फिल्टर लगाना या हटाना। F2 चयनित सेल के एडिट करने के लिए। Alt+Enter एक ही सेल के भीतर नई लाइन शुरू करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चयनित कॉलम को छिपाने के लिए Ctrl+0 का उपयोग होता है और चयनित जो रो है यानी कि पंक्ति है उसको छिपाने के लिए Ctrl+9 का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में वह कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नोड कंप्यूटर नेटवर्क के प्रत्येक अन्य नोड से सीधा जुड़ा होता है, जिससे अधिकतम विश्वसनीयता मिलती है? तो यह होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी इस नेटवर्क व्यवस्था में हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से एक समर्पित लिंक के जरिए जुड़ा होता है। अगर कोई एक केबल टूट भी जाए तो नेटवर्क काम करता रहता है, इसलिए यह सबसे विश्वसनीय लेकिन सबसे महंगी टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस हब या स्विच से जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें सभी डिवाइस एक सिंगल सेंट्रल केबल से जुड़े होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग क्या है? तो सही उत्तर है आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइलों का स्थानांतरण करना, एफटीपी। वेबसाइटों को लोड करने के लिए एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का प्रयोग होता है। डोमेन को आईपी में बदलने के लिए डीएनएस का प्रयोग होता है और ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का उपयोग होता है, अभी आपने देखा। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान उपयोग होने वाली शॉर्टकट कुंजियों का सही मिलान करें। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। F5 स्लाइड शो को बिल्कुल शुरुआत यानी कि पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए, Shift+F5 स्लाइड शो को उसी स्लाइड से शुरू करने के लिए जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। एस्केप जो बटन होती है ESC जिस पर लिखा होता है चल रहे स्लाइड शो को रोकने या समाप्त करने के लिए। Ctrl+M प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए। ध्यान दें Ctrl+N नया प्रेजेंटेशन बनाता है जबकि Ctrl+M नई स्लाइड जोड़ता है। एमएस वर्ड में किसी एक ही पत्र या आमंत्रण को एक साथ कई सौ अलग अलग पतों पर भेजने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मेल मर्ज का प्रयोग होता है। मेल मर्ज एक एमएस वर्ड का शक्तिशाली टूल है। इसका उपयोग एक मुख्य दस्तावेज जैसे आमंत्रण पत्र को डेटा स्रोत जैसे एक्सेल सीट में मौजूद नामों और पतों की सूची के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे स्वतः ही कई व्यक्तिगत पत्र तैयार हो जाते हैं। मैक्रोज की बात करें तो इसका उपयोग बार बार किए जाने वाले कीबोर्ड और माउस के कार्यों को रिकॉर्ड करके स्वचालित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राइमरी मेमोरी के प्रकारों SRAM, स्टैटिक रैम और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम की तुलना में एस रैम अधिक तेज और महंगी होती है, जिसका उपयोग अक्सर कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है।
सीपीयू की L1, L2, L3 कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है किसका? स्टैटिक रैम का। डी रैम सस्ती होती है और इसका उपयोग मुख्य मेमोरी मेन रैम के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सोशल नेटवर्किंग और वेब विकास के संदर्भ में वेब 3.0 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जहां यूजर्स का अपने डेटा पर स्वामित्व होता है। वेब 1.0 1.0 1990 से 2004 यह रीड ओनली इंटरनेट था जहां उपयोगकर्ता केवल जानकारी पढ़ सकते थे। वेब 2.0 2004 से वर्तमान यह रीड राइट इंटरनेट है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब। इसमें उपयोगकर्ता कंटेंट बनाते हैं लेकिन नियंत्रण बड़े कॉरपोरेशंस का होता है। वेब 3.0 यह इंटरनेट का भविष्य है। रीड राइट ओन यह ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और एआई द्वारा संचालित है जहां इंटरनेट विकेंद्रीकृत होगा और उपयोगकर्ताओं का अपने डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बीच वैचारिक अंतर के बारे में क्या सत्य है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक उपसमूह है जो मानव मस्तिष्क से प्रेरित कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क की कई परतों का उपयोग करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सबसे व्यापक अवधारणा है। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है जिसमें एल्गोरिथम का उपयोग करके मशीनों को डेटा से सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। डीप लर्निंग एमएल का एक हिस्सा है जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करता है। यह बड़े डेटा सेट और जटिल समस्याओं जैसे छवि पहचान, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, चैट जीपीटी को हल करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के इतिहास के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से सफल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे 1984 में लॉन्च किया गया था? तो सही उत्तर है आपका मैक ओएस, एप्पल मैकिन्टॉश। एमएस मैक ओएस 1984 में एप्पल द्वारा पेश किया गया था। मैकिन्टॉश कंप्यूटर पहला व्यावसायिक रूप से सफल सिस्टम था जिसने कमांड लाइन इंटरफेस जैसे डॉस के बजाय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का उपयोग किया था। विंडोज 1.0 माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बाद 1985 में विंडोज 1.0 को अपना पहला GUI आधारित ओएस बनाकर जारी किया था। एमएस डॉस यह एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कमांड लाइन आधारित ओएस था। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। उपयोगकर्ता के डेटा या सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देना, यानी कि लॉक कर देना, और डेटा वापस देने के लिए फिरौती मांगना। विकल्प ए जो है वो डीडॉस हमला है, किसी वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक भेजकर सर्वर को डाउन कर देना। बैंक या फर्जी ईमेल भेजकर यूजर के पासवर्ड चुराना, तो ये क्या हो गया? ये फिशिंग हो गया। छुपकर उपयोगकर्ता की जासूसी करना और विज्ञापन दिखाना, ये क्या हो गया? ये स्पाईवेयर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि टेबलेट और मोबाइल के टच स्क्रीन पैनल में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक जो मानव शरीर की विद्युत चालकता पर काम करती है और स्टाइलस के बिना केवल उंगलियों से चलती है, क्या कहलाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कैपेसिटिव टच स्क्रीन। आधुनिक स्मार्टफोन और टैबलेट कैपेसिटिव टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं। यह स्क्रीन एक ग्लास पैनल पर से बनी होती है जो विद्युत आवेश को स्टोर करती है। चूंकि मानव शरीर विद्युत का सुचालक है, जब हमारी उंगली स्क्रीन को छूती है तो उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र बदल जाता है जिसे प्रोसेसर पहचान लेता है। रजिस्टिव टच स्क्रीन ये दबाव पर काम करती है। यह पुरानी तकनीकी है जिसे प्लास्टिक स्टाइलस या दस्ताने पहनकर भी चलाया जा सकता है, जैसे पुरानी एटीएम मशीनें। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है यूपीजी के। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2026 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घरेलू और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नए पर्यटन अभियान की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विजिट माई स्टेट पर्यटन अभियान। मई 2026 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा घरेलू पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विजिट माई स्टेट अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत ग्रामीण पर्यटन, मंदिर पर्यटन, वेलनेस और गौशाला पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 2026 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मेजा चरण 2 थर्मल पावर विस्तार परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा
अनुमोदित मेजा चरण 2 थर्मल पावर विस्तार परियोजना किस जिले में स्थित है? यह आपके प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज जिले में स्थित मेजा ताप विद्युत परियोजना के चरण 2 विस्तार को मंजूरी दी है। उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो इस विस्तार परियोजना के तहत 800 मेगावाट की 3 अत्याधुनिक सुपर क्रिटिकल इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे कुल 2400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। कुल अनुमानित लागत इस परियोजना में अगले 5 वर्षों में लगभग 33,000 करोड़ से 38,157 करोड़ का भारी निवेश किया जाएगा। संयुक्त उद्यम यह परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच 50-50 की हिस्सेदारी वाला एक संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रमुख संगठनों और उनके संस्थापकों को सुमेलित करें। ए का आंदोलन जो है आपका मदारी पासी, तो डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 2 में है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये आपका ए का 2 हो जाएगा और डी का 3। अखिल भारतीय किसान सभा, इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय इसमें प्रमुख थे। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। एचआरए 1924 कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि द्वारा गठित एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में इसका गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, इसकी स्थापना गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। ए का आंदोलन, अवध के किसानों का यह आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक लगान वसूली था। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित थे? तो यूपी में 8 स्थित थे। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये 8 महाजनपद कुरु मेरठ दिल्ली क्षेत्र में, पांचाल बरेली बदायूं क्षेत्र में, सूरसेन मथुरा क्षेत्र में, वत्स प्रयागराज कौशाम्बी क्षेत्र में, कौशल अयोध्या गोंडा क्षेत्र में, मल्ल कुशीनगर देवरिया क्षेत्र में, काशी वाराणसी क्षेत्र में, चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति के संदर्भ में लोक नृत्यों और उनके क्षेत्रों का सही मिलान करें। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चरकुला ब्रज क्षेत्र, राई बुंदेलखंड क्षेत्र, नटवरी पूर्वांचल के यादवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं का रूप धारण करके किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों महोत्सवों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बटेश्वर मेला वाराणसी। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऊंट पशु मेला जो यमुना नदी के तट पर लगता है। नौचंदी मेला मेरठ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ददरी मेला बलिया कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला एक बड़ा पशु मेला है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के संबंध में भाबर और तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। भाबर क्षेत्र हिमालय की तलहटी में कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं, जबकि तराई क्षेत्र उसके दक्षिण में स्थित नम दलदली और उपजाऊ क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला एक सकरा क्षेत्र है। यहाँ नदियां पहाड़ियों से कंकड़ पत्थर लाकर जमा करती हैं। इस कारण यह क्षेत्र अत्यधिक छिद्र युक्त होता है और छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तराई भाबर के दक्षिण का क्षेत्र है। यहाँ भूमिगत नदियां सतह पर वापस आती हैं, जिससे यह क्षेत्र नम दलदली और अत्यधिक उपजाऊ हो जाता है। यहाँ धान और गन्ने की अच्छी खेती होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में किस सटीक तिथि और वर्ष को की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 8 फरवरी 1962। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत एक पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्था के रूप में लखनऊ में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दृश्य कलाओं जैसे मूर्तिकला, चित्रकला और ग्राफिक्स को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों और उनके जिलों का गलत मिलान चुनें। बी ऑप्शन आपका सही है, हैदरपुर वेटलैंड गोरखपुर। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर की सीमा पर हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है, ना कि गोरखपुर में। वर्तमान जून 2026 तक उत्तर प्रदेश में 13 रामसर स्थल हैं और भारत में कुल 100 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल सुरहाताल बलिया है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर 2022 में यूपी का 10वां रामसर स्थल बना था। गोरखपुर में प्रसिद्ध रामगढ़ ताल स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों और उनकी प्राप्ति जिलों का सही मिलान करें। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यूरेनियम ललितपुर, सिलिका सैंड कांच बालू प्रयागराज नैनी शंकरगढ़ के पास, चूना पत्थर मिर्जापुर कजराहट में और डायस्पोर महोबा हमीरपुर में। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। ललितपुर तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। सिलिका सैंड कांच बनाने वाली बालू मुख्य रूप से प्रयागराज के शंकरगढ़ और बांदा में मिलती है। चूना पत्थर मिर्जापुर के कजराहट और रोहतास क्षेत्र तथा सोनभद्र के चुर्क और डल्ला में पाया जाता है सीमेंट उद्योग के लिए। महोबा झांसी और ललितपुर यूपी भारत में डायस्पोर का एक प्रमुख उत्पादक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का वर्तमान में घटता हुआ सही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, तृतीय क्षेत्र सेवा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान तृतीय क्षेत्र का है, लगभग 50% से अधिक, और इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का स्थान है लगभग 25 से 26%, क्योंकि यूपी की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और यूपी भारत का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है। सबसे कम योगदान द्वितीय क्षेत्र का है, लगभग 24 से 25%, और यह राष्ट्रीय औसत जहां द्वितीय प्राथमिक से बड़ा है से एक बड़ा अंतर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ है, जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यहां से उत्तर हड़प्पा काल और सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर है आपका सी, ये तीनों कथन आपके सही हैं। आलमगीरपुर मेरठ जिला हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी ज्ञात स्थल है, जो यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1958 में भारत सेवक समाज के सहयोग से यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में किया गया था। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम उत्तर हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यहां से मृदभांड और सूती कपड़े की छाप प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और उनके स्थानों को सुमेलित करें। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बीएलडब्ल्यू, पूर्व में डीएलडब्ल्यू था, यह वाराणसी मडुआ डी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली और नैनी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल लखनऊ और अमेठी कानपुर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। एचएएल इसके कारखाने लखनऊ, कानपुर, अमेठी, कोरबा आदि में है। आईटीआई टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कारखाने यूपी में रायबरेली, नैनी, प्रयागराज और मनकापुर, गोंडा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ये सही है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, बिल्कुल सही है। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यूपी विधानसभा के प्रथम स्पीकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, 1937 से 1950 तक रहे। सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 तक संयुक्त प्रांत यूपी की राज्यपाल थी। वे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन हालिया आंकड़ों के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुल बागवानी और सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के पहले स्थान पर है, क्या यह सही है? सरसों उत्पादन में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, यह भी सही है। तो आपके ये दोनों कथन सही है। ये 2026 के आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए सब्जी उत्पादन और बागवानी में देश में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है।
भारत में सरसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक यूपी बना है, प्रथम स्थान पर राजस्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू और चावल और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर वर्तमान में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति समुदाय में दीपावली के त्योहार को शोक के पर्व के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जैसे गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। यह समुदाय दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को याद करता है और इसे शोक के रूप में मनाता है। इस दिन वे पूर्वजों को जो भोजन अर्पण करते हैं उसे रोटी कहा जाता है। थारू समाज में बदला विवाह प्रथा भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, जो कि गलत है। यहां पर सबसे कम महिला साक्षरता दर है और कुल भी सबसे कम साक्षरता दर है। यहां पर श्रावस्ती सबसे न्यूनतम साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। यूपी में सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में है। सर्वाधिक समग्र साक्षरता गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। समग्र लिंगानुपात 912 प्रति 1000 पुरुष पर और साक्षरता दर 67.7%, पुरुष की 77.3% और महिलाओं की 57.2%। बिल्कुल सही आंकड़े हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके मिलने के स्थान का सही मिलान करें। गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में मिलती हैं। यमुना और चंबल कहाँ मिलती हैं? इटावा, मुरादगंज, पंचनदा। यमुना और बेतवा कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपकी हमीरपुर में। और यमुना और केन कहाँ मिलती हैं? ये बांदा चिल्ला के पास मिलती हैं। चंबल नदी इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनदा मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यमुना बेतवा नदी प्राचीन नाम बेतवती है, हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। केन नदी कर्णावती, बांदा, भोजहा, चिल्ला के पास यमुना में मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों को उनके शहरों से सुमेलित करें। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह आपका बरेली में स्थित है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान एनबीआरआई भी लखनऊ में स्थित है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनबीआरआई ये आपका लखनऊ में है। इसके अलावा विष और औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश को प्राप्त भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के संदर्भ में राज्य का वह पहला उत्पाद कौन सा है जिसे जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इलाहाबाद का सूरखा अमरूद। उत्तर प्रदेश का अपना पहला भौगोलिक संकेतक जीआई टैग वर्ष 2007-8 में इलाहाबाद सूरखा अमरूद के लिए प्राप्त हुआ था। यह अमरूद अंदर से गुलाबी लाल रंग का होता है और अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद वर्ष 2008 में लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग मिला था। बनारस क्रोकेड और साड़ियां को 2009 में जीआई टैग दिया गया। ब्रोकेड, ठीक है, बनारस ब्रोकेड और साड़ियों को 2009 में जीआई टैग दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के उन प्रमुख राज्यों में से एक है जिनके पास हस्तशिल्प और कृषि में सबसे अधिक जीआई टैग है। लगभग 73 जीआई टैग वर्तमान में यूपी के पास में है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही रहेगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज के इन 90 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही थे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए और ऊंचे सपने देखिए, ऊंचे प्रयास करिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपको भी अगर यकीन करना है तो यकीन करिए और निर्णय आपको लेना है और कोई आपके लिए निर्णय नहीं लेगा। सबसे आसान होता है निर्णय लेना और फिर उससे आसान होता है उस निर्णय पर लगातार निरंतर काम करना। अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं तो आज नहीं तो कल आपके लिए सफलता आपके द्वार खोलेगी। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो लोअर पीसेस बैच में हम उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए और आपको बहुत अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित नोट्स, वन लाइनर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज हम आपको लगातार उपलब्ध कराएंगे। साथ में यूपी जीके भी होगा, कंप्यूटर भी होगा और ये सभी मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी होंगी जो हम आपको यूट्यूब पर करवा रहे हैं। तो
आप अगर जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा। बहुत सारे बच्चों का हुआ है, लेखपाल में भी, ये भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी, और आगे भी होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और बहुत आसान है जुड़ना। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। फीस हो सकता है आपको ज़्यादा लग रही हो, पर ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर यूपीजी के और कंप्यूटर भी दे रहा हूँ, जो सिर्फ मैं 199 में बाकी बच्चों को देता हूँ जो सिर्फ कंप्यूटर और यूपीजी के पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत कम फीस में आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है। और ये विधिवत पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास विधिवत नोट्स हों। देखिए, घंटों की क्लास अटेंड करके आपका अभी तक लाभ नहीं हुआ है, तो आगे कैसे होगा। ज़रूरी है कि आप नोट्स को, किताबों को अच्छे से बार बार रिवाइज करें, एमसीक्यूज को देखें, वन लाइनर्स को देखें, जिससे आपका टॉपिक रिवाइज होता रहे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपका रिवीजन बना रहे और आपको सफलता मिले। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।